जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस के टॉप 10 प्लस वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो होम साइंस के जो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी यहाँ से लड़ने वाला है, इसलिए आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग जरूर जाकर एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी चैप्टर का आपको 12th का आपको डाल दिया गया है, चैप्टर वाइज है, आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। मॉडल सेट भी आपको डाल दिया गया, ठीक है। और आपको हम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, उसको भी आप लोग पढ़ कर जाइए। इसी बार आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को एक बार क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच अगर कुछ भी सलाह रहता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकते या उसमें जोड़ सके। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि बजट के प्रकारों को लिखे। बजट के प्रकार को लिखे या बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले नंबर, बजट किसे कहते हैं। तो बजट लिखिएगा कि तो बजट का परिभाषा एक निश्चित अवधि के पूर्व आय व्यय के विस्तृत ब्यौरों को हम लोग बजट कहते हैं। एक निश्चित अवधि के पूर्व आय व्यय के विस्तृत ब्यौरों को, विस्तृत यानी संपूर्ण ब्यौरों को हम लोग बजट कहते हैं। और बजट 3 प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है बचत का बजट होता है। क्या होता है? बचत का बजट। और घाटे का बजट। और अगला होता है संतुलित बजट। बजट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक निश्चित अवधि के पूर्व आय व्यय का जितना भी विस्तृत ब्यौरा होता है उसे बजट कहते हैं। बजट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। बचत का बजट होता है, घाटे का बजट होता है, और अगला होता है संतुलित बजट होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर आप लोगों के बीच क्या है? तो स्तनपान, स्तनपान व्यजन, स्तनपान व्यजन या स्तन मोचन क्या होता है। स्तन मोचन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझिएगा। तो स्तन मोचन के बारे में बोलेगा तो शिशु के बाहर में, शिशु के आहार में यानी भोजन में, पोषण में माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों की शुरुआत करने की प्रक्रिया को स्तन मोचन कहा जाता है, ठीक है न। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो पूरक आहार देने की प्रक्रिया भी कहा जाएगा। और वस्तुतः वस्तुतः 4 से 6 महीने के बीच का समय जो होता है स्तन मोचन के लिए उचित माना जाता है। 4 से 6 महीने के बीच का समय होता है, उससे स्तन मोचन का समय उचित माना जाता है। चलिए ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कह रहा है कि हिमीकरण क्या है। बताइएगा आप लोग हिमीकरण क्या है। तो सामान्य तौर पर सामान्य ताप से न्यून ताप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। सामान्य तौर पर सामान्य ताप से न्यून ताप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। अगला नंबर है आपको प्लाकेट। प्लाकेट क्या है? प्लाकेट क्या? तो प्लाकेट क्या है? तो वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद किया जाता है, वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद किया जाता है तथा बटन लगाए जाते हैं उसे प्लेकेट कहते हैं। वस्त्रों पर बटन की पट्टी वस्त्र के अनुरूप लगाई जाती है तथा इसकी लंबाई एवं चौड़ाई लंबाई एवं चौड़ाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। इसे बनाने के लिए अतिरिक्त कपड़ा लगता है। ओके, प्लेकेट क्या होता है? तो वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद किया जाता है तथा बटन लगाए जाते हैं उसे प्लेकेट कहते हैं। वस्त्रों पर बटन की पट्टी वस्त्र के अनुरूप लगाई जाती है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। और इसे बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगला नंबर है वृद्धि क्या होता है। तब वृद्धि क्या? तो वृद्धि से तात्पर्य मात्रात्मक वृद्धि से है। वृद्धि से जो तात्पर्य होता है ये आपको मात्रात्मक वृद्धि से है। विकास की उपेक्षा वृद्धि एक संकुचित शब्द है। गर्भधारण के पश्चात ही गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि बालक के शरीर और आकार, लंबाई और भार में ही नहीं होती है, बल्कि उसके अतिरिक्त अंगों तथा मस्तिष्क में भी होती है। उसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। वृद्धि क्या होता है या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो वृद्धि से तात्पर्य जो होता है, वृद्धि से तात्पर्य मात्रात्मक वृद्धि से है। विकास की उपेक्षा वृद्धि एक संकुचित शब्द होता है, छोटा सा शब्द होता है। गर्भधारण के पश्चात ही गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि
बालक के शरीर और आकार, लंबाई और भार में ही नहीं बल्कि उसके आंतरिक अंगों तथा मस्तिष्क में भी वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विकास क्या है। व्हाट इज डेवलपमेंट। विकास से आप क्या समझते हैं। तब विकास का तात्पर्य मात्रात्मक वृद्धि के साथ उसके गुणात्मक परिवर्तन से है। एक नवजात शिशु उठना बैठना तथा चलना नहीं क्या है, तो चलना नहीं जानता, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है या वह सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। क्या कर लेता है, सीख लेता है। विकास क्या था, विकास का तात्पर्य जो होता है आपको मात्रात्मक वृद्धि के साथ साथ उसके गुणात्मक परिवर्तन से। एक नवजात शिशु उठना बैठना तथा चलना नहीं जानता है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास हो जाता है वैसे वैसे वह सभी क्रियाएं क्या कर लेता है, तो स्वयं करना सीख जाता है। ओके, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 में कि वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखें। वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखे, तो वृद्धि एवं विकास में निम्नलिखित अंतर है। वृद्धि एवं विकास में निम्नलिखित अंतर है, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है। वृद्धि और विकास में अंतर बोलेगा तो वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है और विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। वृद्धि शारीरिक ऊंचाई, भार एवं शारीरिक अनुपात मुख्य सूचक माने जाते हैं, जबकि विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तनों का भी समावेश होता है। अगला नंबर है कि एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद वृद्धि जो होता है रुक जाता है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और अगला नंबर जो आपको वृद्धि का क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है, जबकि विकास का जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है, बड़ा होता है। ओके, चलिए भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, तब प्रकृति कह रहा है कि प्रकृति ने मनुष्यों को रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता प्रदान की है। इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या था, प्रकृति ने मनुष्यों को रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता प्रदान की है। इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता और दूसरा कृत्रिम प्रतिरक्षण क्षमता। अगर कहीं प्राकृतिक प्रतिरक्षण के अंतर्गत श्वेत रक्ताणु जो होते हैं यानी WBC द्वारा एंटीटॉक्सिन का निर्माण होता है जो संक्रामक से बचाता है। बच्चों में माता पिता के दूध से त्वचा, नाक के बाल तथा अंगों के श्लेष्मा से प्रतिरक्षण होता है, जबकि कृत्रिम प्रतिरक्षण टीके द्वारा किया जाता है। ये भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है कि चेक के प्रकार लिखे या चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक के प्रकारों को लिखे, तो चेक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले वाहक चेक होते हैं, इसमें प्राप्तकर्ता के सामने वाहक लिखा होता है। इसकी राशि कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसे खो जाने का खतरा रहता है। यानी वाहक चेक क्या होता है, तो इसमें प्राप्तकर्ता के सामने वाहक लिखा आता है, इसकी राशि कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसे खो जाने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अगला नंबर है आपको कौन सा चेक, तो आदेशक चेक है। कौन सा चेक, आदेशक चेक। इसमें वाहक शब्द काट कर आदेशक लिखा होता है। जिस व्यक्ति के नाम से चेक लिखा होता है भुगतान उसी को दिया जाता है, अथवा वाहक जिसका नाम चेक के दूसरे तरफ लिखा होता है बैंक वाहक का हस्ताक्षर लेकर ही भुगतान करता है। आदेशक क्या होता है, आदेशक चेक वह होता है जिसमें से व्यक्ति के जो वाहक चेक के जगह पर आदेशक चेक लिखा रहेगा और वहां पर उस व्यक्ति का नाम से चेक लिखा होता है, भुगतान उसी को दिया जाएगा वाहक या तो अथवा जिसका नाम चेक के दूसरे तरफ लिखा हुआ रहेगा। बैंक का जो वाहक होता है उसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर लेकर ही भुगतान करता है। अगला नंबर होता है आपको रेखांकित चेक होता है। क्या होता है, रेखांकित चेक। इस चेक की बाईं ओर या बाईं ओर के ऊपरी सिरे पर 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींची होती है। इसकी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, व्यक्ति के नाम के खाते में राशि जमा कर दी जाती है। इस प्रकार के चेक खोने पर दूसरे व्यक्ति को राशि मिलने की संभावना कतई नहीं होती है। रेखांकित चेक क्या होता है, तो इस चेक की बाईं ओर के ऊपरी सिरे पर 2 तिरछी
समानांतर रेखाएं खींची होती है। इसकी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। व्यक्ति के नाम के खाते की राशि जमा कर दी जाती है। इस प्रकार के चेक खोने पर व्यक्ति को राशि मिलने की संभावना कतई नहीं होती है। अगला नंबर है कि खाद्य संरक्षण क्या है। खाद्य संरक्षण क्या है, तो खाद्य संरक्षण क्या है या किसे कहते हैं, या खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया होता है, वह आपको प्रोसेस होता है जिससे भोजन को दीर्घ काल तक बिना उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता खराब हुए या कम हुए संग्रहित करके रखा जाता है। खाद्य संरक्षण का ज्ञान होना सभी के लिए, खासकर गृहिणियों के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब हुआ कि खाद्य संरक्षण किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो खाद्य संरक्षण का एक प्रक्रिया होता है, एक आपको विधि होता है जिससे भोजन को दीर्घकाल तक बिना उसकी गुणवत्ता को और उसकी पौष्टिक खराब हुए किस प्रकार से हम लोग संग्रहित करके जमा करके रख सकते हैं। एक खाद्य संरक्षण का ज्ञान होना आवश्यक है और सभी जो भी हाउस वाइफ है या तो जो भी गृहिणी है उनके लिए ये खासकर आवश्यक होता है। अगला नंबर है प्रदूषण क्या है। क्या है, तो प्रदूषण क्या है या प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो प्रदूषण के बारे में अगर आप लोगों के पास लिखने आएगा तो आप लोग लिखिएगा कि हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों को दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं। पहला होता है आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण, ठीक है न। मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका जो है मानव जीवन पर जो होता है, मानव के स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर आपको सीधा उल्टा प्रभाव पड़ता है। ओके। प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, कौन कौन से कारण है या प्रदूषण किस प्रकार से होते हैं। तो वाहन या वाहनों से निकलने वाला धुआं के कारण प्रदूषण होगा। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं या रसायन से होगा, या तो आणविक संयंत्रों से निकलने वाले गैसों या धूलकणों के कारण से प्रदूषण होगा। जंगलों में पेड़ों के जलने से, कोयला के जलने से तथा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाला धुआं के कारण से भी आपको क्या होगा, तो आपको प्रदूषण देखने को मिलने वाला है। ओके। चलिए, तो प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन तो आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया। ओके। तो आपका बताइएगा कि ये जो वीडियो आप लोगों को सब्जेक्टिव कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करिएगा। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप क्लास 12 का जितना भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको डाल दिया गया एग्जाम प्री चैनल पर। आप लोग जाकर ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज जाकर पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको तैयार कर दिया गया। ओके। मिलते हैं, अगर किसी प्रकार का आपका सलाह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके। और अपना दिल भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।